दोस्तार खुद भी बनाया कर, जिसे अपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद वैशाली जी। हम आमंत्रित करेंगे श्री रमन तिवारी जी, जो कि लोक भारती संस्था से संबद्ध है और विख्यात चिंतक हैं। आप आए और मंच पर विराजमान हो श्री रमन तिवारी जी। और श्री रमन तिवारी जी का सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल चौधरी जी को। वे आए और तिवारी जी का सम्मान करें। नालंदा से हमारे बीच सुश्री वर्षा कुमारी आई हुई हैं। मंच पे आसीन सभी देवजनों को प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी माता बहन दीदी और भाई बंधु सभी को मेरा हृदय से चरण स्पर्श। मैं नव नालंदा महाविहार बुद्ध की धरती से आई हूँ और वहाँ की मैं शोध छात्रा हूँ, शोध कर रही हूँ। आप लोग के सामने मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन स्त्री विशेष को लेकर के लिखती हूँ। हमारे महाविहार में तो हम प्यारों भी लग गए कि मैं पुरुषों के विरुद्ध लिखती हूँ, तो वैसे ही एक कविता मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी जिसका शीर्षक है कि जल जाती है मेरी रोटियाँ। और ये कविता 2 या 4 लाइन सबके जीवन से हमें लगता है कि मिलेगा। अगर मिले तो आप लोग ताली बजाएंगे। दो उंगलियों से बालों को संवारते, अपने माथे की पसीनों को पोंछते हुए उस गुथे हुए आटों की तरफ देखती हूँ मैं, तो उन गुथे हुए आटों की लोंद में ना जाने क्यों मुझे पुरुष का पेट नजर आता है और फिर जल जाती है मेरी रोटी। 2 उंगलियों से बालों को संवारते, अपने माथे की पसीनों को पोंछते हुए उन गुथे हुए आटों की तरफ देखती हूँ मैं, तो उन गुथे हुए आटों की लोंद में ना जाने क्यों मुझे पुरुष का पेट नजर आता है और फिर जल जाती है मेरी रोटियाँ। मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, मुझे वर्णमाला की पढ़ाई हुई एक एक अक्षर। क से कबूतर नहीं, क से कपड़े ठीक पहनो, क से कबूतर नहीं कैसे कपड़े ठीक पहनो, घ से खरगोश नहीं खामोश रहो लड़की हो, ग से गमला नहीं ग से गोल रोटी बनाओ। दादी अक्सर कहती गोल रोटी बनाओ, पर घर जाओगी टेढ़ी रोटी पे मार खाओगी। मैं अक्सर पूछती मेरा अपना घर कौन है दादी, वो कहती अरे ओ बाप रे, लड़कियां आग हवा पानी धूप और मिट्टी होती है, लड़कियां का कोई अपना घर नहीं होता। दादी के इन बातों से न जाने क्यों मुझे उन तमाम परतंत्र बहनों के पति का पेट उन आटे के लोट में उभरता नजर आता है, जो न जाने क्यों उन परतंत्र बहनों को मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है। और वो सारी बहनें न जाने क्यों सहती जाती हैं, सहती जाती हैं, सहती जाती हैं। शायद वह संस्कार के गैस चूल्हे पे, शायद वह संस्कार के गैस चूल्हे पे मन का समाज का भात मन के प्रेशर कुकर में पकाती है, जिसे खाकर हष्ट पुष्ट है पूरा परिवार, पर भूखी रह जाती है वो। नहीं मिलता मान सम्मान समाज का, नहीं मिलता मान सम्मान संस्कार का। और एक दिन ऐसा जादू होता है
कि वो गायब हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर से मार गायब हो जाता है, बस बच जाता है संस्कार का चूल्हा, समाज का भार। और इसी ख्याल में खो जाती हूँ, सोचती हूँ आखिर कौन सा ऐसा जादूगर था जिसने एक को कलम और दूसरे को बेलन दिया। इसी सोच में पड़ जाती हूँ मैं, और फिर जल जाती है मेरी रोटियाँ, जल जाती है मेरी रोटियाँ, जल जाती है मेरी रोटियाँ। धन्यवाद। बहुत मार्मिक कविता भी हम लोगों ने सुनी वर्षा कुमारी के माध्यम से। सभी शोक पत्र वाचकों से अब हम आग्रह करेंगे कि वे 5 मिनट में अपना शोक पत्र यहाँ प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम शोक पत्र वाचक के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर अभिलाषा शर्मा। हिंदी में व्यंग्य की समृद्ध परंपरा और समकालीन व्यंग्य की रूप में दिखाई देती है। भारतीय वीर साहित्यकारों ने अपने युग की विषम परिस्थितियों से प्रभावित होकर जिस साहित्य की रचना की वह अधिकतर व्यंग्य है। व्यंग्य विसंगतियों की भूमि में ही बसता है। समाज में जैसे जैसे विसंगतियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे व्यंग्यकार को व्यंग्य लेखन के लिए उर्वरा भूमि प्राप्त होती रहती है। भारतीय युग अनेक प्रकार की विसंगतियों का युग था और तब साहित्यकारों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की विसंगतियों को लक्ष्य कर समाज सुधार और देश के उद्धार की दृष्टि से समाज में जन जागरण करने का प्रयास किया। माना जाता रहा है कि व्यंग्य स्वतंत्र सुखाय पर सुखाय के साथ सुधार सुखाय भी है। व्यंग्य व्यक्ति, समाज या समस्त मानवता में सुधार की अपेक्षा होती है। संत कबीर सबसे बड़े समाज सुधारक रहे और उन्होंने सभी धर्मों को अपनी रचनाओं में खूब लताड़ा और व्यंग्य प्रहार किए हैं। व्यंग्य का समाज में योगदान। आजादी के बाद देश में व्यंग्य समाज और समाज में रहने वाले व्यक्तियों की दुर्बलता, विसंगति, मिथ्याचार, अविचार आदि की पहचान करता हुआ उस पर कटाक्ष या प्रहार करता है और उस पर हंसता भी है। यह हंसी पीड़ा और कसक पिटार करती है। व्यंग्य का उद्देश्य समाज में और व्यक्ति सुधार करना माना गया है। व्यंग्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि व्यंग्य में नैतिकता बोध होना जरूरी है। व्यंग्य के कई रूप, उपरूप, अनुरूप और विधिवत रूप हैं। व्यंग्य रूप में विडंबना, तीक्ष्णता आते हैं तो उपहास, निंदा, विनोद व्यंग्य उपरूप है। व्यंग्य के अनुरूप में कटाक्ष, आक्षेप और भी सम्मिलित है। व्यंग्य के विविध रूपों में खिल्ली उड़ाना, अंतर्पक्ष, बुलेती, परोड़ी, उपहासात्मक, स्वांग, रूपक, ताना, गाली, गलौज आदि आते रहते हैं। आज व्यंग्य कार्य समाज सुधार का नहीं रहा है। असल में समाज की चमड़ी इतनी मोटी हो गई कि जिन पर व्यंग्य किया जाता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यंग्यकार की विसंगतियों पर प्रहार करने, कटाक्ष करने या सत्य को उद्घाटित करने पर भी बेसब्री सुधारने का भी कोई तैयार नहीं है। पाठक भी यह मानना चाहता है कि यदि कोई राजनेता बना है तो समाज निर्माण करने के लिए राजनीति में नहीं गया, बल्कि समाज के लिए, स्वयं परिवार के लिए, रोजगार सृजन के लिए, 7 पीढ़ियों के इंतजाम के लिए आया है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, घोटालों को भी जनता ने आत्मसात कर लिया है कि वह होते होते आए और आगे आगे होते रहे। गिरावट के इस दौर में चारों ओर गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। ऐसे में व्यंग्य का समाज में ही यही योगदान है कि आज का व्यंग्य समाज को चेताता है, जागृत करता है, यह सचेत करता है कि जो आपको दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं बल्कि पाखंड में ढोंगे नाटक है। व्यंग्य यथार्थ का भाष्य होकर व्यंग्यकार मानव, पात्र, वस्तु, समाज या किसी विषय का जैसे भी चरित्र चित्रण करता है, व्यंग्यकार परस्पर विरोधी मानकर भाव के आधार पर उनका संघर्ष दिखाकर चरित्र क्षमता प्रदान करता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा शर्मा। अगले शोध पत्र वाचक के रूप में आमंत्रित हैं सुश्री प्रियंका भटेवरा जैन।
मंच को एवं सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। थैंक्स अक्षर माता, आज हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि आज हम पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए उपस्थित हूँ और मेरे इसका टॉपिक है रोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन क्रोमोसोम इमेज एनालिसिस विथ रेफरेंस टू भारतीय ज्ञान परंपरा। बहुत बार ऐसा होता है कि साइंस की इतनी चीज़ें हैं तो कैसे वो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार चले, और वो भी टेक्निकल फील्ड में क्या काम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी मंच पर आसीन सभी लोगों ने बता दिया था कि भारतीय ज्ञान से जो भी चीज आई है वही टेक्निकल में कन्वर्ट। तो भारतीय ज्ञान जितना था उसी से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम आज टेक्निकल फील्ड में भी इतने बड़े हो गए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा है वो है वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक खोज में आर्यभट्ट ने 0 और 1 खोज की थी 0, लेकिन उसके बाद जो खोज हुई 1 की, उसी 0-1 पे बेस्ड आज मैं इस पर प्रेजेंट है। अगर वो 0 और 1 नहीं होता तो मेरा आज प्रेजेंटेशन यहाँ नहीं होता। आज जितना हम मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रहा है, आप हमें हमारा अवार्ड का एक फोटो भी देंगे, बहुत बेस्ट फोटो देंगे, दैट इज फ्रॉम भारतीय ज्ञान। वही बात कि 0 और 1 मैथ्स में नहीं आता तो आज ये सिस्टम नहीं आता, ये सिस्टम नहीं आता तो इमेज नहीं आती, इमेज नहीं आती तो मैं उसका डाटा एनालिसिस नहीं कर पाती और आज मैं अपने पेपर का प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती। अब वो रोल क्रोमोसोम इमेज एनालिसिस में कैसे, अब बात आती है क्रोमोसोम वर्ड मैडम आप बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट। तो हम जो है ना आज इस चेहरे को लिए हैं, इस बॉडी को लिए हैं, हमारे पेरेंट्स से लिए हैं, तो वो हमने जो कुछ भी आया है वो पेरेंट से आया है फ्रॉम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम उनने हमें दिए और वो ही क्रोमोसोम से आज हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो उसी का इमेज एनालिसिस किस तरह से होता है और उस इमेज एनालिसिस में भारतीय ज्ञान का क्या रोल। पेपर का ऑब्जेक्टिव ये कि भारतीय ज्ञान मुझे किस तरह से इमेज को एनालाइज करके हमारी बॉडी में डिसीज को फाइंड आउट करने में मदद। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रोमोसोम का जो इमेज एनालाइज किया उसमें डिसीज को स्पेसिफिक पॉइंट पर कैसे पहुंचा। तो मेरे गुरु ने भी पहले यहाँ बताया है, जी ने यहाँ पर डॉक्टर रतीश उन्होंने बताया कि कोरोना का सबसे ज़्यादा हमारा RT-PCR हुआ तभी हमें पता चला कि हम कोरोना पॉजिटिव। तो वो जो RT-PCR हुआ वही इमेज एनालिसिस हुआ हमारे क्रोमोसोम का, तभी हमने वो RT-PCR से पहचाना कि हमारे क्रोमोसोम में कोरोना का वायरस है और हम कोरोना पॉजिटिव। इसके आयाम क्या है। मैं इतना अपना बड़ा पेपर प्रेजेंट कर रही हूँ, सब कुछ है, तो मैं किस बेस पर, किन डायमेंशंस पर मैं इस जगह पर पहुँची। वो डायमेंशंस हैं हमारे सारे वेद, उसके बाद है हमारे पास सारी ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी जिसका जिक्र सर ने किया कि नींव
बड़ी नीम की गोली बना के खाएं नवरात्रि में, तो वो हमारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाती है, रेजिस्टेंस पावर। फिर हमारे पास है सारे के सारे कंप्यूटर एनालाइज डाटा जो हमारे अंदर किसी भी जीन में चेंज होने पर हमें बताते हैं कि हम किस डिजीज की ओर बढ़ रहे हैं। और इन चीज़ों का हम पर क्या इम्पैक्ट है, हम पर क्या प्रभाव है, वो ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने ही हमें इस रिसर्च पर पहुंचाया है कि आज हम हमारे ही क्रोमोसोम जो कि इतना लंबा है कि हम यहाँ से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच सकते हैं, तो उसकी पूरी स्टडी करके हम हमारी डिसीजेस, नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली डिसीजेस और उस डिसीज के लिए क्या दवाई, क्या मेडिसिन विकसित हो, ये सब हमने हमारे आयुर्वेद, योग, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है, हमारे खाने की परंपरा जो कि सबसे ज़्यादा जेनीज में बहुत ही सिस्टमेटिक होती है और साइंटिफिक होती है, ये सब वहीं से ज्ञान आया जिसको हमने लेकर आगे टेक्निकल इम्पैक्ट शो किए और टेक्निकली हम साउंड बने और आज हम 3D ग्राफिक्स के तहत हमारे क्रोमोसोम का एनालाइज करके और हम बता सकते हैं कि क्या डिसीज फ्यूचर में भी हो सकती है और इस डिसीज का क्या समाधान हो सकता है। अंत में मैं कंक्लूजन पर आते हुए कहना चाहूँगी कि जो इंडियन साइंस नॉलेज है that contributes and hold its own properties only, not only in ancient time, even this time also. The contribution of Indian sages and heritage will remain invaluable in the field of bioinformatics. This tradition of Indian knowledge is a source of inspiration for every generation and next generation. The computer evolved as a basic concept which are developed for researchers to move towards the higher level of it and discover image processing software, and on the basis of that today we can see our chromosomes also in the form of disease detection point. Thanks a lot for this. बहुत शुक्रिया सुश्री प्रियंका भट्टाचार्य जैन। हमारे बीच प्रबंधन गुरु और IQAC के प्रमुख विक्रम विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर पीपी बेटिया जी मंच पर विराजमान हैं। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर PN मालवीय जी को वे आएं और बेटिया जी का सम्मान करें। डॉक्टर रूपा भावसार की एक पुस्तक अभी विमोचित हुई, इलेक्ट्रॉनिक हिंदी पत्रकारिता, उसका समीक्षा पाठ करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं नेत्रा रामगढ़ जी को, वे आए और उस पुस्तक का समीक्षा पाठ करें। आदरणीय मंच, मेरे गुरुवर और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान, आज मुझे रूपा भावसार मैडम की पुस्तक की समीक्षा का अवसर मिला है। रूपा भावसार मैडम की पुस्तक का नाम पत्रकारिता के सफर से जुड़े प्रश्नों का एक सारगर्भित उत्तर इस पुस्तक में समाहित है।
इलेक्ट्रॉनिक हिंदी पत्रकारिता वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं पुस्तक का शीर्षक है। यह डॉक्टर रूपा भावसार द्वारा लिखी हुई पुस्तक पत्रकारिता के मतलब स्वरूप एवं अन्य विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रीयता का अलग जगाने के लिए हिंदी पत्रकारिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1826 से लेकर आज तक पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तत्कालीन घटनाओं का सही वर्णन, जैसे जनमत जागृत करना, भ्रष्टाचार, जातिवाद और वंशवाद जैसी बुराइयों से निपटना, नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करना, ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति, संघर्ष क्रांति, जय पराजय, उत्थान पतन आदि जीवन की विभिन्न विषयों पर की गई पत्रकारिता को इस पुस्तक में उदाहरण के माध्यम से समाहित किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि ये पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रजातंत्र, ये तीन प्रमुख स्तंभों के अतिरिक्त ये चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता का है, इसका समय समय पर अन्य तीन स्तंभों को सचेत करने के कई उदाहरण इस पुस्तक में समाहित मिलेंगे। पुस्तक प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक जागरण, भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों के अभिरक्षण तथा सूचना, संवाद एवं समाज में घटित होने वाली घटनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण किस तरह किया जाए, यह सब पुस्तक में समाहित है। पुस्तक से यह भी संदेश दिया गया है कि हम पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार सत प्रवृत्तियों का प्रसार, सत्य अनुसंधान तथा पत्रकारिता के मूल उद्देश्य की प्राप्ति, इसके लिए किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों का सही उपयोग कर सूचनाओं का अधिकतम प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा सकता है, इसका उल्लेख भी लेखिका द्वारा पुस्तक में किया गया है, जो भविष्य में पत्रकारिता की नवीन शैलियों, तकनीकियों एवं एक संवाद कौशल को समझने हेतु उपयोगी ग्रंथ सिद्ध होगा। हमने देखा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी जो हमारे समाज सुधारक थे, जब उन्होंने अपना पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज को जागरूक किया था, तो ये परंपरा हमारी बहुत चलती आ रही है। और वर्तमान परिस्थिति में हम देखो तो अब पत्रकारिता कैसी हो रही है आप जानते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर रूपा भावसार जी ने इस पुस्तक को लिखा है। मैं इनकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यह अमेजोन पे भी उपलब्ध है पुस्तक, और इसका प्रचार प्रसार और विद्यार्थियों के शोध करें, विद्यार्थी रिसर्च करें, उनके लिए भी निश्चित ही सफल रहेगी, छात्रों के लिए भी। मैं पुनः एक बार रूपा भावसार जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। मुझे यही पता था कि आपको शोध पत्र भी पढ़ना है, तो आप शोध पत्र के लिए पुनः आते हैं। धन्यवाद सर। मेरे शोध पत्र का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान प्रासंगिकता योग दर्शन के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ईशोपनिषद के एक मंत्र में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भूषिता मां वृदः तस्य सिद्धनं। मूलतः योग दर्शन का आरंभ सृष्टि के आरंभ के समय से ही है, जिसकी प्रामाणिकता हमारे प्राचीन वेद धर्म ग्रंथ में प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाण से इसकी प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। भारतवर्ष में रहने वाले लोग, उनकी कार्यशैली, चिंतन शैली, रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसका आचरण, प्रेम, बंधुत्व भाव, इन गुणों से युक्त आचरण से यह सिद्ध होता है। सिंधु घाटी के सभ्यता में जो उत्खनन हुआ है, इससे प्राप्त पाषाण, भग्नावशेष, मूर्तियां, चित्र, स्वर्ण मोहरे, यह भी योग की प्राचीनता के प्रमाणता को सिद्ध करते हैं। वैदिक काल संदर्भ में कहा जाए तो वेद हमारी प्रेरणा है। ज्ञान की प्राप्ति और दुख से जीवन की मुक्ति के मार्ग
एवं उपाय वेद में ही निहित है। इसी प्रकार योग का उद्देश्य भी सृष्टि के मानव का दुख कष्टों का निवारण करना और जीव को आत्म साक्षात्कार करना ही है। हमारे वेदों में योग के वर्णन के साथ साथ दुख निवारण के उपाय बताए गए। वैदिक कालीन योग दर्शन के वैदिक कालीन जो योग दर्शन है उसमें 4 पाद वर्णित किए हैं और प्रत्येक पाद 4-4 अध्याय में विभक्त है। जैसे साधन पाद में सूत्रों की संख्या 55 है, विभूति पाद में भी 55 है, समाधि पाद में 51 सूत्र है और कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। कुल सूत्र हो गए 195। तो साधन पाद में सृष्टि के कल्याण हेतु योग दर्शन के समस्त साधनों का विस्तारपूर्ण वर्णन है। विभूति पाद में वैराग्य की व्याख्या है। समाधि पाद में योग दर्शन का संपूर्ण महत्व समाहित है और कैवल्य पाद में जीवन की मुक्ति, ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन है। मैं ये कह रहा था वो ये पुस्तक बांटना है नीचे वो लाइट चल रहा है। लाइट चल रहा है पुस्तक बटवा लाइट चल रहा है बांट देंगे अभी। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला भी है, विज्ञान भी है। योग के द्वारा जिसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली उसे ही हम मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं या मोक्ष। योग का लक्ष्य भी आत्मानुभूति एवं सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के समाधि पाद के 2 सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोधस्य ये लिखा है, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम और समत्व योग उच्यते। तो जो कर्म कुशलता से करना योग है, उसी प्रकार सुख दुख लाभ हानि में समान रहना योग है। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत से हुई है। इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग को आस्था, अंधविश्वास और धर्म से बाहर निकालकर एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की महिमा को बताया, जो स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लगभग सभी दर्शनों ने इसे स्वीकारा। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, कषाय बंद नहीं होता, तब तक उसे सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। योग हमारी शारीरिक संपन्नता के साथ मानसिक शक्ति का भी विकास करता है। हमारी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सहायक होता है। योग एक आसन, षटकर्म जहाँ शरीर को निरोगी और सुडौल बनाते हैं, वही प्राणायाम ध्यान से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। अब मैं मेरा शॉर्ट में करके थोड़ा बता रही हूँ कि वर्तमान समय में योग की प्रासंगिकता क्या है। योग संपूर्ण विश्व को भारत की देन है। योग के महत्व को देखते हुए भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, जिसे लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया। वर्तमान में बढ़ती हुई आधुनिकता एवं औद्योगिकरण ने जहाँ एक और संसार में अभूतपूर्व वैभव और सुख प्रदान किया है, वही दूसरी ओर मानव जीवन में चिंताजनक अशांति एवं मानसिक तनाव भी उत्पन्न किया है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हुए हैं। योग का परम महत्व मानव समझने लगा है। वर्तमान शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी योग शिक्षा के महत्व के बारे में अध्ययन हो रहा है। योग के अंतर्गत विभिन्न आसन, षटकर्म, सूर्य नमस्कार, यौगिक शिथिलीकरण, अनुभागीय श्वास, बंध मुद्रा, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, ध्यान अभ्यास, मंत्र पाठ, मंगलाचरण, प्रार्थना, मौन, इन सभी घटकों का समावेश होता है। और आज के वर्तमान युग में मनुष्य को योग को अपनाकर तनाव रहित जीवन का लाभ ले सकता है। धन्यवाद, मुझे अवसर दिया। धन्यवाद मित्रा जी। अब आमंत्रित है श्री मोहन पुरी आए और अपने शोध पत्र का संक्षिप्त में भाषण करें। धन्यवाद सर। ज्ञान मंथन के इस पर्व पर विराजमान और सामने विराजमान सभी विद्वज्जन साथी, मेरा शोध का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुवाद की प्रासंगिकता। भारतीय ज्ञान परंपरा
ज्ञान का वह महासमुद्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्ञान शाखाओं का समायोजन हर समय के दौर में होता आया है। उसी में एक शाखा है अनुवाद। अनुवाद कर्म की भूमिका भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में और भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नई भूमिका में खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण रही है। मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारतीय ज्ञान परंपरा का समृद्ध इतिहास भले ही शेष विश्व के लिए प्रकाशमान दीपक की तरह काम करता रहा, परंतु भारतीयों में अपने ही ज्ञान की स्मृति 18वीं सदी आते आते विस्मृति में बदलने लगी थी। आम जनमानस हताश, निराश और भाग्य और ईश्वर का दंड मानकर शोषण की दुर्दांत धाराओं को सहन करने के लिए विवश होने लगा था। भारत पर हुए लगातार बाहरी आक्रमण और लंबी विदेशी परतंत्रता ने भारतीयों के मानस जगत को गहरे रूप से प्रभावित किया था। उनके सोचने और समझने की शक्ति में भय था। सम्मोहन चित्त हरण की प्रक्रिया से भारत जन इस कदर प्रभावित थे कि अपनी ही परंपराओं को वे भय की दृष्टि से देखने लगे थे। विदेशी श्रेष्ठता का भाव 18वीं सदी के अंतिम दशक तक हम इस कदर हावी होकर होने लगी थी कि हमने परिधान से लेकर मानस भाव तक में परिवर्तन कर डाला था। हमने मैकाले की अंग्रेजी से गहरे प्रभावित होकर हजारों वर्षों से चली आ रही शिक्षा पद्धतियों को ईसाई मिशनरियों के सामने खोता साबित करने में हम लगे हुए थे। हमारे मानस पटल पर अंकित कर दिया था कि भाषा से लेकर परिधान तक, शिक्षा से लेकर संस्कृति तक सब में हम पश्चिम से आगे। भारतीय इस गहरे भावों से तब तक नहीं उबर सके जब तक भारतीय श्रेष्ठता की वास्तविकता उनके सामने नहीं लाई गई और यह महान कार्य अनुवाद कर्म के माध्यम से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक से अनुवाद ने भारतीयों की खोई स्मृति को जगाने का प्रयास किया। अपनी भाषा, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति आत्मगौरव जगाने में अनुवाद की भूमिका अग्रणी रही है। भारत में पुनर्जागरण की अवधारणा को जैसे जैसे बल मिला, वैसे वैसे अनुवाद के सहारे जनमानस में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति आत्मश्रेष्ठता का भाव तेजी से भरा जाने लगा। पुनर्जागरण के दौर में हजारों संस्कृत पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुए। अनुवाद के माध्यम से श्रेष्ठ विदेशी ज्ञान से भारतीयों में जन जागरण की भावना को और पुख्ता किया गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत में नव चेतना जागृत करने और स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो साथियों, शोध पत्र बहुत बड़ा है, 12 पेज है, तो मैं संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूँगा। भारतीय अनुवाद परंपरा की जो विशाल धारा है, जिसमें अनुवाद व सशक्त कड़ी है, जिसने हमारी पुरातन चेतना को नई दिशाओं से अग्रसर किया है। हमारी जो विस्मृत स्मृतियाँ थी, जो आत्मगौरव भाव की, उनको फिर से जोड़ने का काम किया है। हमारा जो ज्ञान था उसको फिर से उन्हें स्वावलंबन के तरीके से आगे बढ़ाया है और हम आज जिस विस्तृत ज्ञान को जो किसी कारणवश, हमारे अज्ञानता के कारण, हमारी परिस्थितियों के कारण, हमारे इतिहास के ढूंढने अवशेषों के कारण या सम्मोहन चित्त हरण की जो प्रक्रिया हमारे भारतीय इतिहास में बार बार पुनरावृत्त की गई, उसके कारण विस्तृत हो चुके थे, उसको फिर से जागृत करने का महान कार्य अनुवाद ने किया है। निश्चित रूप से अनुवाद के माध्यम से कार्य होता आया है और आगे भी ये जारी है। तो अनुवाद की भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मोहनपुरी। श्री रमन तिवारी, जो कि भोपाल से हमारे बीच विराजमान हैं, आप सुविख्यात चिंतक हैं और लोक भारती जैसी महत्वपूर्ण संस्था से आप बहुत अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे विचारक श्री रमन तिवारी जी को हम आमंत्रित करते हैं ज्ञान परंपरा पर अपना वक्त। मंचासी हमारे समस्त मैं तो नाम लेकर के बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर शैलेश जी, विजय भाई साहब, अशोक भाई साहब और मंचासी सभी हमारे सम्मानीय सदस्य, उपस्थित जनसमूह, आप सभी को मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ये संस्था है,
इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये मैं बात बोलूँ, क्योंकि निश्चित रूप से समाज में एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सम्मान देने की परंपरा। और अगर कोई मंच किसी अच्छे काम के लिए अगर सम्मान देता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जोरदार ताली करनी चाहिए। एक बार संस्था के लिए अच्छा वातावरण अवार्ड भी दे रही है संस्था, इसके लिए देना चाहिए। और आप सभी को शोध करने का एक मौका, और यहाँ पर हमने देखा कि सुना इतने सारे लोगों को, सब लोगों ने अपने अपने शोध पत्र पढ़े जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे थे हम सभी। जैसे अपने भाई ने कहा कि अनुवाद की परंपरा, निश्चित रूप से संवाद और अनुवाद, अगर संवाद नहीं होता और उसका अनुवाद होकर के अगर हम तक कोई चीज नहीं आती तो हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो हम तक कैसे पहुंचती। तो कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत आवश्यकता। जैसे हमारी बहन ने कहा कि कोरोना में कई सारे सब्जेक्ट से हम जो सुन रहे थे अभी, कोरोना में उनकी एक शैली की वजह से, एक चीज की वजह से ये समझ में आया कि भाई हमारे अंदर वो वायरस है और हमारे जो जीन्स है उनकी वजह से हमको बहुत सारी चीजें, मतलब जो शरीर हमको मिलता है। तो ये जो बातें मैंने अभी सुनी यहाँ पर, निश्चित रूप से बहुत आप लोग बहुत ही ज्यादा बानी दे रही है। योग के बारे में यदि बोल रही थी, मैंने सुना, वास्तव में योग है क्या? जो हम ज्यादातर लोग हमको योग के बारे में अगर हम समझते हैं, हम जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको समझते हैं योग एक आसन प्रणाली है भाई साहब, जबकि वास्तव में महर्षि जो पतंजलि थे, योग का उन्होंने जो वास्तविकता से जो अर्थ था उनका उस समय, जो आज हम नहीं समझ पा रहे, जिसमें आपके शोध पत्र की जरूरत है, जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो योग असल में ईश्वर और जीव, उसके बीच की जो कड़ी है, कैसे जीव उस परम तत्व तक पहुंचे, उसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्रों में करी, जिसमें आसन एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। जिस आसन को हम योग आसन के रूप में हम जान रहे हैं, जिसको अभी काफी अब तो वैश्विक रूप से, जैसे बहन ने कहा कि काफी मान्यता मिल चुकी है और मिलना भी चाहिए, लेकिन असल तत्व क्या है इसकी भी व्याख्या होना चाहिए कि योग के माध्यम से कैसे जीव उस परमात्मा तक पहुंचे, इसकी परम आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ आप लोग जो इतना शोध कर रहे हैं, इस पर आप शोध करें और निश्चित रूप से ये चीज आम जनता तक जाए कि वास्तव में योग से कैसे जो परम तत्व तक है वहां तक पहुंचा जा सके। स्वयं विवेकानंद जी ने कहा था ईश्वर तक पहुंचने के 4 प्रमुख मार्ग, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बात कही थी, वो थी भक्ति मार्ग। भक्ति की वजह से, भक्ति का एक उपादान लेकर के हम ऊपर तक चढ़ सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने रास्ता बताया था राजयोग, जो पतंजलि के जो सूत्र हैं उनसे मिलता जुलता था। और इसके बाद उन्होंने बताया ज्ञान योग। तो ये 3 के अलावा जो चौथी चीज उन्होंने बताई, जो आज के संदर्भ में हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, वो है कर्म योग। और कर्म योग में वही व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि निष्काम कर्म योग अगर तू करेगा तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो 4 परंपराएं हैं, 4 तरीके के हमारे जो जाने के रास्ते ईश्वर तक, स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रिस्क्राइब किया है कि हम अगर 4 रास्तों से जाते हैं तो ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सब पॉइंट्स पर आप जरूर विचार करें और लिखें और शोध करें और आम जनता तक इन सब चीजों को पहुंचाएं, क्योंकि निश्चित रूप से आप वो ताकत है, आपके अंदर वो क्षमता है, आप ही वो लोग हैं जो जनमानस तक सही योग की परंपराओं को, ईश्वर के चिंतन को, आध्यात्मिकता को ईश्वर तक और हम सब जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री रमन तिवारी जी, आपने योग के विविध आयामों की बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं श्री अशोक त्रिपाठी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद हैं, साथ ही भोपाल से प्रकाशित होने वाले समय जगत समाचार पत्र समूह के प्रमुख हैं। हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित करते हैं त्रिपाठी जी।
सभी संकेत स्वर में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल आधार का सनातन संस्कृति का मंगल गान है, उसका गान एक साथ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ते सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, भोपाल से आए वरिष्ठ शिक्षाविद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, प्राध्यापकगण, शोधार्थीगण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ, महाकाल की नगरी विक्रमादित्य जी की राजधानी उज्जैन के सभी शिष्ट विशिष्ट बुद्धिजन। विषय तो भारतीय ज्ञान परंपरा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम संकीर्णता की ओर जाते हैं ना, कभी कहने में संकोच नहीं। भारतीय शब्द संकीर्ण शब्द हो गया सनातन का, ज्ञान संकीर्ण शब्द हो गया संस्कृति का। हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की जो स्थापित मान्यताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, वही विश्व के लिए कल्याणकारी है। हम सनातन से भारत पर आ गए और संस्कृति से ज्ञान पर आ गए। इसलिए मैंने अपनी आपत्ति बताई है। भारतीय ज्ञान परंपरा का शब्द बहुत चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है ज्ञान तो ज्ञान है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम से भी अधिक विद्वान था ज्ञान में रावण। तो ज्ञान की पराकाष्ठा विश्व शांति लाएगी, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना ही विश्व का कल्याण कर सकती है। ये स्थापित सत्य है। तो उसी पद्धति पर शोधार्थियों ने अलग अलग प्रसंगों पर, अलग अलग विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, वाचन किया, वह सब है। लेकिन बहुत सार में देखा जाए तो सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं नहीं, जीवन जीने की कला है। कौन सा जीवन जीने की? आनंद युक्त जीवन जीने की। आनंद यानी क्या है? यश, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, आरोग्य, इनको एक शब्द में कहना है तो वो एक शब्द है आनंद। आनंद वो है जो परम वैभव, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि के शिखर पर भी आपसे कोसों दूर रह सकता है। और जिसको सनातन संस्कृति की परंपराओं, मूल्यों का भान है, वह घोर प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी, विपन्नता की स्थितियों में भी समग्र लोक मंगल में करे जाने वाले छोटे से छोटे कार्य जिससे रोम रोम पुलकित हो जाए, वही सच्चा आनंद है। और ये केवल भारतीय ज्ञान परंपरा यानी सनातन संस्कृति में है। इसलिए हम सनातन की ओर जाए। अब सनातन यानी क्या? प्रकृति के सारे साधनों का समग्र लोक मंगल में विधि सम्मत, नीति सम्मत उपयोग करते हुए समग्र जीव जगत के कल्याण का विचार करना ही लोक मंगल है। उसी में आनंद भी छिपा है, उसी में जीवन जीने की कला भी छिपी है। पाश्चात्य संस्कृति क्या कहती है? आज अभी प्रकृति के सारे संसाधनों का भोग करके कैसे असीमित शक्ति संपत्ति प्राप्त करें,
इसमें आनंद नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दुर्भाग्य से चाहे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला शब्द हो, चाहे पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला हो, लेकिन बीच के काल में आक्रमणकारियों के कारण या विदेशी दास्ता के कारण वह तो चले गए, लेकिन वह जो कीटाणु और जीवाणु न छोड़ गए, उसने जिस भोग वाली वृत्ति को विकसित किया है वह हमारे लिए सबसे विनाशकारी। इस विनाश से दूर होना है, सर्वनाश से दूर होना है, सबके मंगल का विचार करना। इतना समय हजारों वर्ष की स्थापित परंपरा है, जहां नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, हजारों विदेशी छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे, और जब वो उनका अपने राज्यों में जाते थे तो राजकीय सम्मान होता था कि नालंदा और तक्षशिला से अध्ययन करके आ गए। हम कहाँ पहुंच गए? आज हम गर्व से कहते हैं, अभिभावक गर्व से कहते हैं, बात की पीड़ा वो कैसी भोगते हैं वो जाने। हमारा बच्चा यूएस में है, हमारा बच्चा टेक्सास में पढ़ रहा है। अरे ये तो वो कहते थे कि हमारा बच्चा नालंदा में पढ़ रहा है। इसलिए इस बात को समझने और सोचने की आवश्यकता है। संस्कृति क्या है? जिसमें हम पानी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, पुराण हो, पुरुष हो, सभी को देवता के रूप में देखते हैं। वृक्ष में भगवान शंकर का रूप देखते हैं, नदियों को देवी स्वरूप देखते हैं। इस पर आना हो, क्योंकि ऐसा कोई भी विकास जो प्रकृति घातक हो वो विकास नहीं, सत्यानाश है। सनातन क्या है? शाश्वत है और सत्य है, वही सनातन है। और शाश्वत और सत्य क्या है? ये सृष्टि, ये जीव, ये वायुमंडल, ये पृथ्वी हमारे लिए नहीं है, सकल जीव जगत के लिए। सकल जीव जगत में बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ नायक के रूप में जो इंसान है, ये उसका दायित्व है कि वो सबकी चिंता करे, सबका विचार करे, सबका कल्याण करे। वाणी, विचार, व्यवहार की एक रूप का संस्कृति है। वाणी में कुछ, विचार में कुछ, व्यवहार में कुछ। ये दोहरा चरित्र हमारी संस्कृति नहीं है। इस चरित्र को हम जीने के आदी हो गए। ये उज्जैन नगरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां संपन्नता और विपन्नता का शिक्षण एक साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की शिक्षा, कहाँ एक संपन्न परिवार, कहाँ एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार, लेकिन दोनों को ही जंगल में लकड़ी लेके जाना है, दोनों को परिश्रम करना है, दोनों को वो करना है। वह है उसका केंद्र है, धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस विलक्षण नगरी में एकत्रित हैं। तो सनातन संस्कृति की परंपराओं में है ना, चींटी को भी चुगाना और हाथी को भी चलाना बराबर पुण्य का काम माना जाता है। हर आत्मा में परमात्मा को देखा जाता है। तो बहुत आप सब प्राध्यापक हैं, उच्च शिक्षित हैं, शोधार्थी हैं, उसकी दृष्टि से तो मन पढ़ है, लेकिन मन के अंदर जो भाव आता है उस भाव की दृष्टि से सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना की ओर प्रयास करना ही हमारा श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। और इन्हीं पक्षों पर जो शोध होगा वो समग्र मानव कल्याण के लिए, जीव जगत कल्याण के लिए कल्याणकारी। इसी बात को पढ़ाते हुए कहूंगा, हम सब यहाँ जो भी उपस्थित है, समग्र समाज में विषय जानना चाहिए। विकास के नाम पर चल रही प्रक्रियाएं विकास नहीं है। प्रकृति के साधनों का भोग करना, अधिक से अधिक माइंस खुद जाए, अधिक से अधिक जंगल कट जाए और विकास हो जाए, इसका परिणाम कभी अंततः ठीक नहीं आएगा। हमने क्या किया? कभी सोचा था, देखा? इतना पर्याप्त वर्षा जल आता है, इतना पर्याप्त वर्षा जल है, हम उसको सतह पर संग्रह करें, वो अलग अलग उपयोग आ सकता है, पेयजल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त है, लेकिन नहीं, उससे पूर्ति नहीं होती। भूमि के अनाधुंध भूजल का दोहन कर दिया, और दोहन करने के बाद आंतरिक संरचनाओं में तो परिवर्तन होगा, भूकंप भी आएंगे, ज्वालामुखी भी आएंगे,
धरती डगमगाए। विकास के नाम पर अनाधुनिक जंगलों की खुदाई, विकास के नाम पर खदानों की खुदाई। आज एक बहुत बड़ा उदाहरण समझिए, ये भारतीय या सनातन संस्कृति की परंपरा थी जिसमें भोग नहीं था। आज क्या कह रहे हैं अपन? योग का विषय भी आया था। पहले करो भोग, फिर शरीर में उत्पन्न करो रोग, और ठीक करने के लिए करो योग। क्या है? अरे पहले करो योग के आधार पर करोगे भोग तो नहीं आएंगे रोग। लेकिन ऐसा मत करो तो भोग, रोग और योग। अभी यही क्रम चल रहा है कि अभी तो ठीक है, माँ बाप तो अरे बच्चा है खाने दो, कुछ नहीं होता। अभी जब वो रोगों से ग्रस्त हो जाएगा 50 साल के बाद, एक युवक पुरुष के रूप में 60 साल, हाँ अब योग करो। क्यों कर रहे हो? ऐसे भोगी मत करो तो उत्पन्न हो रोग और पूरा जीवन ही रहे योग। ऐसे काम करो। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं अलग अलग बात के। तो मूल विषय में एक भाव ये होना चाहिए कि हम जब इस मानव जीवन में आए तो हमारे ऊपर इस प्रकृति का ऋण है, इस संस्कृति का ऋण है। कैसे है? कभी हो सकता है कि कोई जिसकी संस्कृति में कोई आस्था ना हो, क्या वो प्रकृतिनिष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसकी प्रकृति में आस्था उसी की होगी जिसकी संस्कृति में आस्था हो, और जिसकी संस्कृति में आस्था होगी वो प्रकृति के संरक्षण करे बगैर रह ही नहीं सकता। हमारे अपने ऊपर ऋण रहते हैं, इसका ऋण है, उसका ऋण है, वो बैंक का ऋण है, साहूकार का ऋण है, कितनी चिंता रहती है। नीलाम हो जाएगी, प्रतिष्ठा खराब होगी, क्यों? क्यों? ऋण है। हर व्यक्ति ऋणों में जाना चाहता है कि नहीं, आप कर्ज लेकर नहीं, ऋणों में जाना। लेकिन जिसका सबसे बड़ा ऋण है उसकी चिंता नहीं कर रहे। सारे ऋण का महत्व है 1%, प्रकृति का ऋण है 99%। हमने कितने जंगल, जमीन, हवा का उपयोग किया, प्रकृति के पंच तत्वों का उपयोग किया, भगवान सूर्य नारायण की रोशनी का उपयोग किया। इन सबसे जीवन संचालन हुआ। इनके कारण प्रकृति में खाद्य उत्पाद उत्पन्न हुए। गौ माता के कारण हम उसके दुग्ध उत्पादों से है। तो ये कितने सारे ऋण हैं। बैंक के और व्यवहार के ऋण की चिंता है, प्रकृति के ऋण की चिंता नहीं। क्यों हमें नहीं लगता? हम इसको हमारी सनातन संस्कृति की परंपराओं में इसीलिए जोड़ा गया था। नदियों को देवी इसलिए माना गया था कि उनका उपयोग करें, उपभोग नहीं। प्रकृति, पर्यावरण के प्रति आस्था, श्रद्धा, वृक्षों को भगवान शिव का स्वरूप साक्षात शिव है। वायुमंडल का प्रदूषण को एब्जॉर्ब करके हमको शुद्ध वायु दे रहे हैं। कितना बड़ी फैक्ट्री है, ध्यान नहीं है। ये ध्यान हमको लाना होगा। तो प्रकृति के पंच तत्वों के ऋण या इस पर्यावरण के या सकल जीव जगत के सारे ऋणों से पूर्ण होने का श्रेष्ठतम कार्य करना ही मानव जीवन की सार्थकता है और सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना है। सारा काम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा भी है। छोटे छोटे काम करके हम उन परंपराओं पर बढ़ सकते हैं। छोटे काम कैसे? क्या आवश्यकता है कि हमारे जन्मदिन पर हम 1500 का केक काट के 2-4 हज़ार खर्च करें? हमारा जन्मदिन हो, विवाह प्रसंग हो, पुण्य स्मृति प्रसंग हो, क्या हम तय नहीं कर सकते कि हम हमारे जन्मदिन पर, विवाह तिथि पर या पुण्य प्रसंग पर उस पुण्यात्मा की उस पुण्य स्मृति में जो भी फल उनको पसंद था उस फल के वृक्ष को लगाएंगे और अपने जीवन तक रहते प्रत्येक वर्ष लगाएंगे। तो आपका जीवन शेष 25 वर्ष में बचा है तो आपने 25 फलदार पौधों का रोपण किया। अब तर्क के लिए कह सकते हैं हमारे पास तो खेत नहीं है, हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम कहां करेंगे? नहीं है ना। आप अपने 1500 केक में खर्च करते हो, 2-500 का बड़ा गमला लो, 5-6 साल वर्ष तक का वृक्ष वही घर में छत पे बनाओ उसको।
जमीन नहीं है, बगीचे में लगाओ, सामुदायिक भवन में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, आंगनबाड़ी में लगाओ, हॉस्पिटल में लगाओ। करना है तो सब रास्ते हैं, नहीं करना है तो अनेकों को तर्क है। तो हम कम से कम किसी इसमें आए, हमें लगता है कि 25-50 जो संख्या है, 5 भी प्रभावित हुए, एक ने भी पालन कर लिया तो हमारा आना सार्थक हो गया और सनातन संस्कृति की परंपरा का पालन हो गया, भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी। ये हमारी परंपरा थी। हम पुण्य स्मृति में, सुखद स्मृति में, बच्चों के जन्मदिन पर ये ही परंपरा हम कर लेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हर बात के लिए सरकार के भरोसे बैठे रहना और फिर खोजते रहना, मील में निकालना कि 7 करोड़ पौधे लगे थे, 7 लाख भी नहीं दिख रहा है, क्यों? आपकी जवाबदारी नहीं है क्या? ऋण तो आपका है ना, सरकार ऋण करेगी क्या? और जब आप ठीक चलेंगे तो सरकार अपने आप ठीक चलेगी। फिर इसमें एक चीज समझ लें, जैसे हम कहते हैं कि 5 तत्वों से ऋण होने का, तो 5 तत्वों से ऋण किससे होना है? वायु का ऋण चुकाना है, जल का ऋण चुकाना है, भू का ऋण चुकाना है। तो जलवायु, अपनी पृथ्वी, आकाश, सबका ऋण हो जाता है एक मात्र से। क्योंकि जो आप पौधा लगाएंगे, आपने अपने जीवन काल में इस तरह के प्रक्रमों से 100 पौधे भी लगा दिए, 100 फलदार वृक्ष बना दिए, कितना वायु प्रदूषण दूर किया, कितना सारा जल संरक्षण किया, कितना सारा फल और खाद्यान्न समाज को दिया। तो आपने जो खाया पिया, आपने 100 प्रकार की वस्तु खाई, होता है ना विनिमय का, आपको ये काम पकड़ लीजिए, जल संरक्षण का काम पकड़ लीजिए, भू संरक्षण का काम पकड़ लीजिए, और इन सबका सम्मिलित काम है पौधरोपण। और ये सब कुछ नहीं कर सकते, जीवन पर शिक्षक रहे, सरकार ने व्यवस्था दी, पेंशन मिल रही है, निःशुल्क शिक्षण किया जा सकता है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सेवा बस्तियों में जाकर चिकित्सा की जा सकती है। आवश्यक थोड़ी है उसके लिए संघ या उसका कोई संगठन ही कहे, किसी की योजना से कुछ नहीं कर सकते तो प्रेरणा से तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं पर आने के बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों में से जो आयाम आपको सबसे अपने अनुकूल लगे, अपनी परिस्थिति अनुकूल लगे, उसको करें, और तभी करें जब उसको करने में रोम रोम पुलकित हो जाए। और रोम रोम पुलकित होने से जो आनंद मिलेगा, यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा और श्रद्धा है। इसलिए उन्हें इसका स्मरण करूंगा। शोध पत्र होना करना अलग बात है, उसका शिक्षण करना अलग विषय है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम हमेशा एक बात ध्यान रखें अपनी प्रत्येक करणीय कार्य पर, कि हमारे इस कार्य से हम अपनी जीवन पद्धति में प्रकृति रक्षक हैं कि भक्षक हैं। हम प्रकृति रक्षक ना बने, प्रकृति भक्षक ना बने, प्रकृति रक्षक बने। और प्रकृति रक्षक जब ही हो सकते जब हम संस्कृति रक्षक होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही ये सब चीजें हैं। और ये सबके करने के सम्मिलित स्वरूप से ही ये राष्ट्र, ये आर्यावर्त और सनातन संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं। और ये अहंकार का विषय नहीं है कि हम परम वैभव के शिखर पर हों। इस पूरे विश्व की शांति, सौहार्दता, सामाजिक समरसता सिर्फ भारत की श्रेष्ठता पर ही संभव है, क्योंकि सनातन संस्कृति की परंपराओं के संस्कार ही वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए विश्व की शांति स्थापित करने के लिए अपने मन में आनंद और शांति, परिवार में आनंद और शांति, अपने परिवेश में, मित्रों में, परिवारजनों में, अपने नगर में, उससे जो राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर होगा, यही विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। और यही सनातन संस्कृति की परंपराओं की पुनर्स्थापना है, या भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक त्रिपाठी जी। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आपने, हम लोगों के सामने रखी। इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के समन्वय प्रोफेसर तथा अक्षर वार्ता के संपादक डॉक्टर मोहन बैरागी जी से आग्रह है कि वे हमारे आज के अतिथियों को स्मृति चिन्ह अर्पित करें। सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। आज के आयोजन की अध्यक्षता
अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय और हम श्रीमती जय वर्मा जी से आग्रह करेंगे कि वे आपके मंच पर पधारे और हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह अर्पित करें। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी को सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे जो कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल से सम्मान होता है। आज के मुख्य वक्ता श्री अशोक त्रिपाठी जी को स्मृति चिन्ह अर्पित किया जाएगा। आज के हमारे एक और अतिथि श्री रमन तिवारी जी को स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे श्री प्रेम कुशवाहा जी को, वे आए मंच पर, उन्हें भी हम स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। श्री प्रेम कुशवाहा जी आए। सरस्वती अतिथि प्रोफेसर डी विद्या जी को स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। बहुत धन्यवाद। आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाविद, समाज सेवी और पत्रकार हैं। मूल रूप से आप विधि के अध्येता हैं और आपने उत्तर उदारीकरण में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे चर्चित विषय पर शोध कार्य संपन्न किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में तो आपकी ख्याति है ही सही, ऐसे विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर विजयवर्गीय जी आमंत्रित हैं अपने साथ संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर शैलेश शर्मा जी, रमन तिवारी जी, बैरागी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और सामान्य मित्रों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय शोध पर बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की। करीब 150 वर्ष पहले भारतीय पुनरुत्थान का जब युग शुरू हुआ तो भारत की हजारों साल पुरानी जो परंपरा है उस पर लोगों ने विचार करना शुरू किया। लेकिन आज भी हम सबके लिए बहुत खेद का विषय हो सकता है कि पिछले 150 वर्षों से हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर रिसर्च की बातें तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन 150 वर्षों में भारत की लाखों साल पुरानी जो परंपराएं हैं उनके बहुत सारे गुप्त रहस्यों को पहचानने में असफल रहे हैं। मित्रों, अगर हम बात करें, भोजन की बात हुई, समाजशास्त्र की बात हुई, डिजिटलाइजेशन की बात हुई और तमाम बातें हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसमें शोध के सही विषयों तक हम पहुंचे, उसके लिए इस बात पर भी चर्चा करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले मनुष्य के रूप में स्वास्थ्य की जरूरत होती है सब लोगों को, तो हम भोजन आज क्या कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि
शोध परंपरा की हम बात करते हैं, पिछले 150 वर्षों में भारत के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, पिछले 70 वर्षों में हम स्वतंत्र हो गए और भारत में ज्यादा स्वस्थ कैसे लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारा भोजन जो हल्दी से मिश्रित होता था, मिर्च से मिश्रित होता था, हींग से मिश्रित होता था और दर्जनों हर्बल से मिश्रित होता था, अब वो पास्ता तक पहुंच गया है। स्वास्थ्यवर्धकता की जगह हम स्वास्थ्य नुकसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा लगातार 150 वर्षों से कर रहे हैं, हमारे समाज में इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ये शोध होना चाहिए और जब तक वो पहुंच नहीं पा रहा। मित्रों, मैं बात करूंगा कि ऋग्वेद से हमारी सभ्यता का आगाज माना जाता है। दुनिया भर की जो मानव सभ्यता उसका आगाज सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। अब ऋग्वेद का कालखंड क्या है, ये हम पिछले 100-150 वर्षों में पता नहीं कर पाए। विदेशी लोग हमारे बारे में मैक्स मूलर क्या कहता है, नासा क्या कहता है, उनके सर्टिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं। हम आज जब भी चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद कितना पुराना है, या महाभारत कितने साल पहले हुआ, या महाभारत के पहले रामायण काल क्या था, या उसके पहले जब हम चर्चा करते हैं कि महादेव या विष्णु या साक्षात इस धरती के ऊपर जब मौजूद होते तो उसका कालखंड क्या है। तो आज भी हमारे लिए शर्म की बात होना चाहिए कि 150 वर्षों से चर्चा करना कालखंड को तय नहीं कर पाए। कितना मालूम है बस कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण हुए, लेकिन उसके कितने पहले रामायण हुई, ये आज भी कुछ लोग कहते हैं 9 लाख साल पहले। पश्चिम के कुछ जो पुरातनविद्ता हो कहते हैं नहीं साहब केवल 7-8 हजार साल पुरानी बात है, कुछ कहते हैं 11-12 हजार साल पुरानी बात है। कल परसों मैं ऋग्वेद की किसी ऋचा का के बारे में किसी यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, उसमें जिक्र आया कि एस्ट्रोनॉमी के संबंध में कुछ बातें हैं ऋग्वेद में कि जब ये सूर्य इस नक्षत्र में पहुंचता है या ये फलाना ग्रह उस नक्षत्र में पहुंचता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उन्होंने कहा कि साहब ये जो स्थिति है ये तो कई लाख साल पहले मतलब कई लाख साल का अंतर होता है इसके अंदर कि ये जो संक्रांत आया था इसमें ये कितने लाख साल पहले आया था। तो जब इतने लाख साल पहले आया था तो फिर ये हमारी जो ज्ञान परंपरा है 1000 साल पुरानी कैसे, लाखों साल पुरानी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस संबंध में सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे और खाली खान पान से हमने बात शुरू की। भारत का जो आर्किटेक्चर है बहुत पहले नहीं जाएंगे, आप दक्षिण भारत के मंदिरों में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिरों को जो है वो सारी चीजें छोड़ देती गई, लेकिन आज भी दक्षिण भारत में जो हजारों मंदिर हैं वो किस तरह पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाए गए और किस तरह उनके अंदर नक्काशी की गई, आज भी वो नक्काशी मशीनों से नहीं हो सकती है। तो वो ज्ञान परंपरा कहां से आई थी और कहां लुप्त हो गई, इस संबंध में शोध की जरूरत है। 9 लाख साल पहले राम और रावण की लड़ाई हुई या 12,000 साल पहले हुई, लेकिन अगर हमने रामेश्वरम से लेके धनुषकोटी से लेके और श्रीलंका तक ब्रिज बना दिया था और वो ब्रिज ऐसा बनाया था वो पत्थर गिर रहे थे। श्रीलंका के कुछ ऐतिहासिक बात में जिक्र आता है कि 14वीं शताब्दी तक वो ब्रिज चालू था और उसके बाद जब समुद्र का थोड़ा स्तर बढ़ा तो जमीन के नीचे चला गया। तो सिविल इंजीनियरिंग के इतने नायाब नमूने हमने खड़े किए हैं, आर्किटेक्चर के इतने नायाब नमूने हमने खड़े किए हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में ऋग्वेद में बातें की गई हैं। मोहनजोदड़ो में जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी नगर का विकास हुआ है, आज भी न्यूयॉर्क में लंदन जो नगर की प्लानिंग होती है कि साहब ये प्लॉट है, ये नदी है, ये नाला है, ये पानी का निकास हुआ, आज भी दुनिया के आधुनिकतम शहर उतनी अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं है। लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात है कि आज भी हम ये पता करवाने में सफल रहे हैं कि वो कितने साल पुराने थे और ज्ञान परंपरा हमारी कहाँ लुप्त हो गई है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इस विभाग ने किया है जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध की जरूरत महसूस की गई है। मैं समझता हूँ कि हम अभी बहुत प्राथमिक चरणों में हैं और बड़े अफसोस की बात है 70 साल पहले हम आजाद हो गए, 70 साल पहले इजराइल भी आजाद हुआ। अब 70 साल में इजराइल की मिलिट्री साइंस कहाँ पहुंच गई और हमारी मिलिट्री साइंस जो 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले बहुत एडवांस थी वो कहाँ पहुंची है भाई। 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा या 5 या 10 या 20,000 साल पहले या 2 लाख साल पहले वाल्मीकि जी ने लिखा। अगर उन्होंने कोई
विमान की चर्चा की है, तो विमान था ना उस समय 500 साल पहले तो कोई दुनिया में कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने विमान की कल्पना, विमान के बारे में जिक्र किया, जिसका मतलब विमान था। अब ये जरूर हो सकता है कि इस समय बहुत सारी चीजों का लोग व्याकरण हो गया है, लेकिन 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि इन्होंने उनको वार किया, तो इन्होंने बहुत क्या चला, तो वो कुछ ना कुछ करीब उसको चला था, देखने के कोई तो यंत्र वहां पर थे। ये जरूर हो सकता है कि उस समय ऐसा हमारे यहाँ दोष रहा है कि ज्ञान केवल कुछ हाथों तक रहा है, ज्ञान का बहुत विस्तार नहीं हो पाया, लोक व्यापीकरण ज्ञान का नहीं हुआ बहुत सारे मामलों में, तो उस वजह से सीमित हो गया। लेकिन इन सारे विषयों के बारे में बहुत व्यापक शोध की जरूरत हो, चाहे की बात हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो भोजन के बारे में जहाँ मैंने चर्चा की और हमारे किसी वक्ता ने भी कहा कि भोजन के बारे में शोध हुआ है कि हमारी ज्ञान परंपरा में जो अद्भुत खजाना है उसको हम लगातार अपने दूर क्यों करते जा रहे हैं, इस बारे में और ज्यादा शोध की और ज्यादा प्रचार की जरूरत है, ताकि हमारे देखते देखते जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा से समृद्ध हुए भोजन को करते थे, अब वो भोजन हो सकता है 10,000 20,000 साल की परंपरा में उतना अमृत भरा था, उसको केवल 2 पीढ़ी में हमने पात्र तक पहुंचा दिया है, 2 पीढ़ी में नुकसानदेह स्थितियों में पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर शोध परंपराओं को जानने के अलावा उसके प्रचार की भी जरूरत है कि हमने कौन कौन से आयाम छुए थे अपने इतिहास में हजारों साल की परंपरा में, और हम कौन कौन से देखते देखते किन चीजों को लुप्त कर रहे हैं, सामने के सामने जा रही है। अभी त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हुए 30 साल पहले हमने जब स्वदेशी जागरण मंच के बारे में काम करना शुरू किया, उस समय भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वनस्पतियां हैं, हजारों जो फसलें हैं उनका जिक्र होता था, लेकिन हजारों फसलें पिछले 50 सालों में लुप्त हो गई, हजारों वनस्पतियां लुप्त हो गई। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की उन सारे स्रोतों के बारे में जानने की जरूरत है, उसका डाटा बनाने की जरूरत है, और आने वाली पीढ़ियों तक कैसे आगे बढ़े ये भी निश्चित तौर पर जानने की जरूरत है। मित्रों ये कुछ बातें कही और आप में से कुछ मित्रों ने इसको बहुत इनिशियल स्टेज पे आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान के खजाने को हम आगे बढ़ाएं और खाली ये बहुत सारी चीजें केवल फॉर्मल चीजें ना रहे। हमको अगर ज्ञान के बारे में सोचना है तो हम निश्चित तौर पर ये सोच पाए कि हमारा आर्किटेक्चर जो 2000 साल पहले इतना आगे बढ़ एडवांस हो चुका था, अब हम अमेरिका और इंग्लैंड से बेहतर आर्किटेक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत आज जो भारत की हालत है, हम जीडीपी की बात करते हैं कि हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन मित्रों पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम 125 स्थानों के भी नीचे हैं। तो भारत का जो व्यापार था, वाणिज्य था, भारत की जो वाणिज्य परंपरा है, भारत की जो व्यापार परंपरा है, उसके बारे में मैं विचार नहीं करता कि वो क्यों लुप्त हो गई। 200 साल पहले तक भारत दुनिया की जीडीपी का 30% पैदा करता था, 30% हिस्सा भारत का था। अब आज 1-2% कैसे बचा है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, बिना समृद्धि के, बिना व्यापार के, बिना वाणिज्य के हम बहुत आगे नहीं जा सकते। तो उन चीजों के बारे में भी शोध करने की जरूरत है, और किस बातों में पिछड़ गए इस बारे में सोचने की जरूरत है। मित्रों मैंने कुछ बातें शोध परंपरा के बारे में कही, और हम सब इस बारे में और ज्यादा विचार करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले कुछ वर्षों में उस परंपरा के बारे में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो सनातन परंपरा की और विश्व शुरू होने की कुछ बातें त्रिपाठी जी ने कही थी, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमको हर एक उस बारे में समृद्ध होना पड़ेगा, आत्मसात होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगी। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपना भाषण प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाता हूँ प्रोफेसर उपेंद्र भार्गव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणानां विधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गुणपतये चिन्तामणये नमः। सदस्य सदस्यपतये, मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं माननीय मंच का आभारी हूँ। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में बहुत सारे दृष्टांतों और संदर्भों के साथ चर्चाएं
आज की सभा में हो चुकी हैं। मैं मात्र गणितीय दृष्टि से कुछ भारतीय संदर्भों की चर्चा कर देना चाहूँगा। भारत में गणित की जो परंपरा है, वो गणित की परंपरा को अगर हम प्राचीन संदर्भ में देखें, वैदिक काल या वैदिक काल के उत्तरवर्ती में, तो गणित को पहले ज्योतिष के नाम से अभिहित किया गया है। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि अधिकृत्य प्रवर्तकम एक शास्त्रम तन्नाम ज्योतिष, यानी कि जो ज्योतिषमान पिंड हैं, चमकते हुए तारे रात्रि में हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, उनकी गति से संबंधित जो शास्त्र है वस्तुतः उसे ज्योतिष कहा जाता है और उसके साधन करने की विधियां आदि को गणित की श्रेणी में आती हैं। सूर्य सिद्धांत 5 प्रकार के सिद्धांत प्रवर्तित हैं हमारे पूरे विश्व भर में, उनमें से सूर्य सिद्धांत भारत में प्रवर्तित हुआ। सूर्य सिद्धांत गणित को ब्रह्म की तुलना करते हुए कहता है कि जो गणित को नहीं जानता वो अन्य किसी भी सिद्धांतों को नहीं जानता। हमारे वर्तमान की गणितीय परंपराओं में प्राचीन गणित के समावेश का अभाव दिखाई देता है। जैसा कि हम समझते हैं, हमारे पास में बहुत से ऐसे संदर्भ हैं। एक संदर्भ कहता है कि जिसमें हम योजनानि शतान्विष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूकरिते भवे, एक सूत्र है सामान्य सा। सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम जो है किसी देवी देवता की वंदना गा रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं या कि कोई पूजा पाठ का मंत्र है, लेकिन वस्तुतः ये जो श्लोक है, ये श्लोक कहता है योजनानि शतान्विष्टौ, 800 योजन की दूरी को यदि हम द्विगुणित करते हैं तो द्विगुणित करने के उपरांत में भूकर्ण, हमें भूमि का व्यास प्राप्त होता है। भूकर्णो द्विगुणानि तद्वर्गतो, और उसका यदि हम वर्ग करें, उसका स्क्वायर, दशगुणा, उसे 10 से गुणा करें, पदम, उसका अगर हम डबल निकाल करके लेते हैं तो ये हमें उस भूमि का मध्यम भूपरिधि का मान प्राप्त होता है और ये जो है वो पाई के मान के तुल्य होता है। तो सूर्य सिद्धांत आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। मैं आर्यभट्ट का विशेष नाम उच्चारण करना चाहूंगा। उनके द्वारा संख्या पद्धतियों से लेकर के आधुनिक अनेक प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, जिससे पढ़ने पढ़ाने की पद्धति संस्कृत भाषा ही रखी गई। श्लोकों का जो रचना है उसमें छंद, अलंकार आदि के साथ में व्याकरण शास्त्र की भी विशेषता को जोड़ते हुए पढ़ाया जाता था, जिससे हमें वो सूत्र लंबे समय तक याद रहा करते थे। तो वो उन सूत्रों को याद करने की एक परंपरा हमारे आज के गणित में भी सम्मिलित हो, ये एक विशेष जो है चिंतन का विषय हो, ये सारांश रूप में कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मंच का और आदरणीय आचार्य शैलेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उपेंद्र भार्गव जी। अब हम कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं संगोष्ठी समन्वय डॉक्टर मोहन बैरागी जी। आभार से मैं स्मृति चिन्ह प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा प्रधानाचार्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, हिंदी विभागाध्यक्ष, और हमारे इस संपूर्ण आयोजन के प्रमुख प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा। प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा सर, ललित कला अध्ययनशाला हिंदी विश्वविद्यालय, ललित कला अध्ययनशाला और हिंदी अध्ययनशाला के प्राध्यापक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा सर। और हमारे अक्षर वार्ता परिवार की और इस संपूर्ण आयोजना के अंत में आभारक होते हैं हमारे डॉक्टर ओपी वैष्णव। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर ओपी वैष्णव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके बाद जो प्रतिभागी अवार्ड में शामिल थे और
जो इस समूह टीम है जिन्होंने अपने शोध पत्र पढ़े हैं या जिन कपिल जी हैं वे एक एक करके आए उनको प्रोग्राम आप वितरित करेंगे। किसका फोटो लेना? वीडियो की फोटो 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 नॉर्मल फोटो आड़ा टेढ़ा सीधा। अच्छा पापा का फोटो लेना ना? हाँ तो बीच से लो कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण पत्र के लिए आप आए, डॉक्टर नेत्रा मैडम आए, अविनाशा मैडम आए, डॉक्टर रोशनी मैडम आप आए। डॉक्टर प्रियंका मैडम आप आए, डॉक्टर सर, उपेंद्र सर, डॉक्टर बी एन मालिनी सर, वर्षा कुमारी, डॉक्टर मोहन पुरी सर, डॉक्टर सुदामा अखबार आप भी आ जाए। जितने प्रतिभागी हैं सभी हैं, अगर मैं नाम नहीं दे पा रहा हूँ मेरा खींचा फोटो तो है ना? भेज देना आप नंबर देना। नहीं वो उनके सर के फोन में। अच्छा उनके है ना? अरे वो वैष्णव जी। अच्छा वैष्णव जी हाँ। सुधा आ जाओ, आओ आइए आइए। सम्मानित हो अपना
संदीप आजा, संदीप बाबू। करुणा आओ इधर आओ, ये तीनों को लेके आओ, तीनों बच्चों, पांचों बच्चे आ जाओ। बेटा आ जाओ, सभी आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। फोटो खींचता हूँ। आओ जल्दी आओ बेटा। मैं फोटो खींचता हूँ। अच्छा बनना है। चलो संदीप अरे यार करो मानी से मध्य प्रदेश का सबसे समृद्ध आयुष पुस्तक की समीक्षा की थी। अच्छा हाँ अच्छा वार्ता आइए सब लोग यहाँ आ जाइए इससे खींच दो इसको कर दो स्टॉप ना लाइट को कर दो इसको तो नीचे कर दो एकदम बीच से खींचो आप आड़ा टेढ़ा बन जाओ खींच दो क्या सर मेरा ठीक है थोड़ा सा आगे से अपना मोबाइल दे दिया तुमने अरे ऊपर आइए
सुंदर आकर्षक क्यों फोटो द्विवेदी की जिम्मेदारी है ग्रुप में डालना है ताकि सब लोग शेयर करें। जी सर। आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय दीपक जवानी जी, अशोक त्रिपाठी जी, रोहन तिवारी जी, पीट कुशवाहा जी, प्रोफेसर साहिल कुमार शर्मा सर, प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा सर, विभिन्न प्रांतों से आए आप सभी शिक्षक, शोधार्थी, संस्था कृष्ण बसंती और अक्षरवर्धन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका की ओर से मैं आप सभी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस आयोजन को बेहतरीन बनाया। आपका पुनः धन्यवाद, आभार।
बच्चा नहीं